हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राधे स्टडी हम में स्वागत करता हूं। आप सभी ने वैद्युत विभव चैप्टर तक पढ़ लिया था कुमार मित्तल की बुक से, जो हिंदी मीडियम के यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब आप इस लेक्चर में पढ़ेंगे फोर्थ चैप्टर जो है कैपेसिटेंस, वैद्युत धारिता अथवा परावैद्युत संधारित तथा परावैद्युत। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं संधारित तथा परावैद्युत चैप्टर की। इसमें सबसे पहले आप समझेंगे चालक क्या होते हैं, अर्ध अचालक क्या होते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी। तो पहले परावैद्युत को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग समझते हैं चालक क्या होते हैं। आप सभी को जो पहले चैप्टर में बताया था हमने कि जो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर वैद्युत चालन की वैद्युत आवेश की परिकल्पना की आवेशित कैसे किए जाते हैं पदार्थ या किस प्रकार वो आवेशित हो जाते हैं। हम लोग बात करते हैं चालक की, कंडक्टर की। चालक की जब हम लोग बात करेंगे तो चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से होता है। पहली कंडीशन, वैद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से उन्हीं में होगा जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पर्याप्त मात्रा में पाए जाएंगे। तो वैद्युत चालन में जो परिभाषा की बात करेंगे वैद्युत चालक की, तो लिखेंगे ऐसे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से होता है अथवा जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं वैद्युत चालक कहलाते हैं। क्लियर? तो हेडिंग डालिए आप लोग वैद्युत चालक पदार्थ, चालक। इसमें लिखेंगे ऐसे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह, ऐसे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से होता है ऐसे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से होता है अथवा जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं चालक पदार्थ कहलाते हैं या चालक कहलाते हैं। अब जो चालक होते हैं इनके उदाहरण की बात करें चालकों के, तो चालकों के उदाहरण में आते हैं सभी धातुएं। सभी धातुएं क्या होती हैं? वैद्युत की चालक होती हैं। सभी धातुओं में बात करें जैसे हो गया चांदी, सोना, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम इत्यादि। ये सभी के सभी जो हैं वो कैसे हैं? चालक पदार्थ हैं। इसके बाद बात करते हैं विद्युतरोधी या अचालक या परावैद्युत पदार्थ। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद लिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। अब इसमें देखो समझेंगे कि अचालक अथवा विद्युतरोधी पदार्थ कौन से होते हैं या परावैद्युत पदार्थ कौन से होते हैं। तो चालक के जस्ट विपरीत होगा। चालक में क्या था? ऐसे पदार्थ जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से होता है क्या कहलाते हैं? चालक पदार्थ कहलाते हैं। जबकि और इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। अचालक में क्या लिखेंगे या परावैद्युत या विद्युतरोधी पदार्थ में क्या कहेंगे? ऐसे पदार्थ
जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से नहीं होता है, अर्थात जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पर्याप्त मात्रा में नहीं पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? अचालक अथवा विद्युतरोधी पदार्थ कहलाते हैं। तो लिखेंगे ऐसे पदार्थ जिनमें, साथ साथ लिखेंगे आप लोग भी, जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से नहीं होता है तथा इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वैद्युत धारा का जो प्रवाह करते हैं वो आवेशवाहक करते हैं और आवेशवाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पर्याप्त मात्रा में पाए जाएंगे उनमें वैद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होगा, और जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? नहीं पाए जाएंगे या बहुत कम मात्रा में पाए जाएंगे, तो उनमें वैद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होगा तथा इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पर्याप्त मात्रा में नहीं पाए जाते हैं, पर्याप्त मात्रा में नहीं पाए जाते हैं। क्या कहलाते हैं? विद्युतरोधी अचालक या परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। इसमें उदाहरण की बात करें तो इसके जो उदाहरण में आते हैं, उदाहरण में बात करें तो उदाहरण में जो आते हैं वो आते हैं सभी अधातुएं, जैसे कागज, सूखी लकड़ी, प्लास्टिक इत्यादि। ये सभी कैसे हैं? ये सभी विद्युतरोधी पदार्थ। क्लियर? तो इसको नोट कर लीजिए। देखिए अगली जो आपकी हेडिंग है वो कह रहा है वैद्युत धारिता की अभिधारणा। हेडिंग लिखिए वैद्युत धारिता की अभिधारणा अथवा परिभाषा। तो वैद्युत धारिता की अभिधारणा का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सेप्ट। इसकी कॉन्सेप्ट को समझेंगे ये आई कहाँ से। इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी? इसकी परिभाषा की। तो इसी कॉन्सेप्ट से इसकी परिभाषा निकालेंगे और उसकी बात करेंगे, उसको उसी से याद करेंगे। तो देखो सबसे पहले वैद्युत धारिता को समझने से पहले, वैद्युत धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता। किसको धारण करने की? आवेश को अथवा ऊर्जा को धारण करने की या एकत्रित करने की क्षमता। और जिस पदार्थ में ये होता है, यह गुण होता है, उस पदार्थ को कहते हैं संधारित्र, कैपेसिटेंस, जिसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे चैप्टर में। और इसका बता दें होता क्या है कि जैसे आप देखते हैं जो पंखे होते हैं, फैन होते हैं, उनमें कंडेंसर लगा होता है वाइट कलर का, तो वही क्या है? वो संधारित्र है। उसमें जो आवेश एकत्रित करने की या ऊर्जा एकत्रित करने की जो क्षमता होती है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? धारिता कहते हैं, जो उसकी क्षमता है। ठीक है? जिसमें ये एकत्रित होता है, स्टोर होता है, उसको बोलते हैं संधारित्र। अब ये जरूरत इसकी क्यों पड़ी तो उसको समझिएगा। जैसे फैन होता है आपके यहाँ, तो तार में जो धारा का प्रवाह होता है घरों में, उसमें इतनी धारा नहीं होती, इतनी प्रबल धारा नहीं होती जो पंखे की मोटर को, पंखे को घुमा सके। मतलब घुमाने में ज़्यादा धारा की आवश्यकता होती है, जबकि वो एक बार चलने लगे तो उतनी धारा की आवश्यकता नहीं होती है।
तो ये कंडेंसर क्या करता है, इसको कंडेंसर कहते हैं या संधारित्र कैपेसिटेंस बोलते हैं। वो क्या करता है, उसको एकत्रित करता है सबसे पहले जब धारा दी गई और उसमें स्टोर हो जाती है। वो क्या करता है, उस एकत्रित धारा को मतलब जितनी मिल रही है उससे इतनी स्टोर कर लेगा कि उसको पंखे को घुमा दे, और पंखा एक बार घूमने लगता है फिर उसके बाद उसको ज़्यादा धारा की आवश्यकता होती नहीं है, तो जितना करंट जा रहा है वो डायरेक्ट उसको मिलने लगता है। और एग्जाम्पल इसके समझेंगे, जैसे आपने देखा होगा कि जो कैमरा होता है, कैमरे का जब फ्लैश फोटो खींचते हैं तो अगर उसको बटन के दबाओ तो फ्लैश जलता है। अगर उस बटन को दबाए रहें तो ऐसा नहीं होगा कि फ्लैश बिल्कुल बराबर जलता रहे फोकस में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फ्लैश के लिए क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा धारा की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। जबकि जो उसमें सेल पड़ा है या बैटरी है वो डायरेक्ट इतनी प्रबल धारा नहीं प्रदान कर सकता, तो उसमें लगा हुआ है कंडेंसर, जिसको कैपेसिटेंस भी बोलते हैं। इसमें चैप्टर में कैपेसिटेंस के नाम से आप पढ़ेंगे। वो क्या करता है, वो उससे ऊर्जा स्टोर करता है पहले बैटरी द्वारा प्राप्त ऊर्जा को या आवेश को, और डायरेक्ट जितनी प्रबल ऊर्जा या धारा उसको चाहिए, किसको, कैमरे को, फ्लैश को, उतनी उसको देता है और फ्लैश आसानी से जल जाता है। उसके बाद वो अब दोबारा तुरंत क्यों नहीं जलता, क्योंकि अब दोबारा संधारित्र को या कैपेसिटेंस को कंडेंसर को पुनः से स्टोर होने के लिए कुछ समय चाहिए, ऊर्जा को स्टोर करने के लिए, एकत्रित करने के लिए, तो इसलिए वो तुरंत नहीं जलता है। कुछ सेकंड बाद फिर से वो स्टोर करके फिर से जला देता है। तो अब कुछ समझ पाए होंगे, बाकी आगे अभी बताएंगे। संधारित्र की परिभाषा है उसके बारे में, अभी धारिता के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो ये कंडेंसर था या ये जो संधारित्र है, इसमें जो ये आवेश को एकत्रित करने की या ऊर्जा को एकत्रित करने की जो ये क्षमता है, वह इसकी क्या है, धारिता है। अब यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग क्या, कि जैसे क्या होता है कि आपने पढ़ा है कि V बराबर वैद्युत विभव, V बराबर आपने पढ़ा था 1/4πε0 Q/R, मतलब V जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू Q के होता है या Q प्रोपोर्शनल टू V के होता है। मतलब जैसे जैसे हम आवेश किसी पदार्थ चालक पर बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, वैसे वैसे क्या होता है, इसका जो विभव होता है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये अनुक्रमानुपाती है। ठीक, मतलब किसी चालक का जो विभव है वो आवेश के अनुपात में निरंतर बढ़ता जाता है, लेकिन जितनी उसकी क्षमता होगी उतना ही वो स्टोर करेगा। तो होता क्या है कि जब संधारित्र क्या है, किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक की वैद्युत आवेश को ग्रहण करने की या संग्रहण करने की, संग्रहण करना मतलब एकत्रित करने की माप है। क्या है वैद्युत धारिता? अगर वैद्युत धारिता की बात करें तो किसी चालक की आवेश को एकत्रित करने की जो क्षमता की माप है, मतलब उसके अंदर कितनी क्षमता है, वही क्या है, धारिता है। क्लियर? तो देखिएगा, समझिएगा। अब लिखेंगे इसमें कि किसी चालक, साथ साथ आप लोग भी लिखते जाइए, किसी चालक की आवेश संग्रहण, संग्रहण का मतलब होता है एकत्रित, इंग्लिश में बोलेंगे स्टोर करने की क्षमता की माप को, करने की क्षमता की माप को ही धारिता कहते हैं। धारिता कहते हैं। अब बात करते हैं कि ये आई कहाँ से, तो इस बात को समझेंगे। कह रहा है कि देखो, जब किसी चालक का आवेश बढ़ाया जाता है तो उसका विभव भी आवेश के अनुपात में बढ़ता जाता है। क्लियर? जब किसी चालक का हम क्या करेंगे, जब किसी चालक का आवेश बढ़ाया जाता है तो उसका विभव भी आवेश के अनुपात में बढ़ता जाता है, आवेश के अनुपात में बढ़ता जाता है। क्लियर? अब क्या किया जाए, यदि किसी चालक को स्मॉल q कूलाम आवेश दें, यदि
किसी चालक को स्मॉल q कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में होने वाली वृद्धि v हो, तब आपने पढ़ा जो आवेश है विभव के अनुपात में बढ़ता है या विभव आवेश के अनुपात में बढ़ता है, तो Q जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, V के होता है। समझ लीजिए पहले। अब क्या है कि जब हम जैसे हम क्या करेंगे, ये प्रोपोर्शनल टू हटाते हैं तो कोई ना कोई क्या आ जाता है, नियतांक आ जाता है, CV हो गया। क्लियर। जहाँ C क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जहाँ C एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसे चालक की धारिता कहते हैं, अब यहां से अगर हम धारिता की बात करें कि धारिता कितनी है, तो चालक की धारिता जो C बराबर होगा, तो C बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा Q अपॉन V के। क्लियर। तो ये Q क्या था, किसी चालक को दिया गया आवेश, V क्या है, चालक के विभव में होने वाली वृद्धि। तो अब इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे संधारित्र की धारिता की, किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं या संधारित्र की वैद्युत धारिता कहते हैं। फिर से समझिएगा, किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि, किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। दिखाए पहले C से। तो इसकी परिभाषा की हम लोग जब बात करेंगे, परिभाषा, तो इसको हम लोग इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, किसी चालक को दिए गए आवेश, किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। ये हो गया। अब यहाँ से वैद्युत धारिता की परिभाषा की तो हो गई आपकी। अब इसके बाद बात करते हैं इसके मात्रक और विमा की। तो ध्यान से समझिएगा, धारिता C बराबर जो आया वो आया Q अपॉन V, आवेश बटे विभव। आवेश का मात्रक आपका क्या होता है, कूलाम, और विभव का क्या होता है, वोल्ट। तो इसका मात्रक हो गया कूलाम प्रति वोल्ट, और इसे अपने एक स्वयं के नाम से जाना जाता है जिसको कहते हैं फैरड अथवा फैरड। ये हो गई इसकी परिभाषा और इसका मात्रक। इसके बाद इसके विमा की बात करें, वैद्युत धारिता के विमा की, तो जो वैद्युत धारिता की विमा होगी, वैद्युत धारिता
C की विमा, तो ऊपर दे रहा है Q, नीचे दे रहा है V, तो ऊपर Q की विमा, नीचे V की विमा, Q की विमा और नीचे है V की विमा। Q जो होता है आवेश, आवेश की विमा होती है AT, V है विभव, विभव की होती है ML2 T-3 A-1। इसमें हम देखेंगे M ऊपर जाएगा, M की पावर हो जाएगी -1, L ऊपर जाएगा, L की पावर हो जाएगी -2, T-3 ऊपर जाएगा +3, तो एक ये था, 3 ये हो गए, तो T की पावर क्या हो गई +4, A- था ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो एक ये प्लस का और एक ये प्लस का कितने हो जाएंगे, A की पावर कितनी हो जाएगी 2। क्लियर, यहाँ तक आ गया। ये ऊपर वाला हम थोड़ा रब कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ये वाला स्क्रीनशॉट जो बच्चे लेना चाहें ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करें धारिता C के मूल मात्रक की। धारिता C का मूल मात्रक अथवा MKS पद्धति में मात्रक। जब बात करेंगे तो इसमें ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या आ रहा है इसके अनुसार निकालते हैं, जैसे हम लोग पीछे निकालते आए थे। M का मतलब है द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। किलोग्राम द्रव्यमान की पावर -1 है, तो किलोग्राम की पावर -1। इसके बाद बात करेंगे किसकी, L मतलब लंबाई, लेंथ मीटर, मीटर की पावर आपको दे रहा है -2, तो ये हो जाएगा -2। T दे रहा है टाइम, टाइम मतलब समय, समय का मात्रक होता है सेकंड, और सेकंड की पावर यहाँ पे टाइम की 4 दे रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। A का मतलब है एम्पियर, तो एम्पियर, और इसकी पावर दे रहा है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, किलोग्राम की पावर -1, मीटर की पावर -2, सेकंड की पावर 4 और एम्पियर की पावर 2। इस प्रकार आपने धारिता को समझा, धारिता के मात्रक को समझा, धारिता की विमा को समझा, इसके मूल मात्रक को समझा। तो इतना नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो हेडिंग है आपकी वो है विलगित गोलीय चालक की धारिता। हम लोग निकालने जा रहे हैं किसी विलगित गोली चालक की धारिता। इसमें समझेंगे, माना एक गोली चालक है, माना एक गोली चालक जिसकी जो त्रिज्या है, इस गोली चालक की त्रिज्या वो हमने ले ली A। आप कुछ भी ले सकते हैं, A ले सकते हैं, R ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो माना एक विलगित गोली चालक जिसकी त्रिज्या स्मॉल A है, पर +Q कूलाम आवेश एक समान रूप से वितरित है। इसको +Q कूलाम आवेश दिया गया, जो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो गया, वितरित हो गया। ठीक, माना एक विलगित गोली चालक जिसकी त्रिज्या स्मॉल A है, पर +Q कूलाम आवेश एक समान रूप से वितरित है। अब इस पर +Q कूलाम आवेश देने पर +Q कूलाम आवेश एक समान रूप से इसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। क्लियर। इस पर हमें इसके केंद्र, इस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए सबसे पहले चाहिए क्या, धारिता। और धारिता C बराबर क्या होता है, Q/V। मतलब हमें क्या पता हो, वैद्युत विभव पता हो और आवेश पता हो, तो हम क्या करेंगे, धारिता निकाल लेंगे। तो आवेश तो आपको पता है Q है। क्लियर। हम क्या निकालेंगे, वैद्युत विभव, और वैद्युत विभव पता चल जाए तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो माना एक विलगित गोली चालक जिसकी त्रिज्या स्मॉल A है, किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तनांक K। माना एक विलगित गोली चालक जिसकी त्रिज्या स्मॉल A है, किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तनांक K है। विलगित गोली इस पर दिया गया, इस पर +Q कूलाम आवेश देने पर +Q कूलाम आवेश संपूर्ण गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है, वितरित हो जाता है।
इसके पृष्ठ पर वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए हम इस आवेश को इसके केंद्र पर रखा हुआ मान लेते हैं। ठीक, इसके केंद्र O पर रखा हुआ मान लेते हैं। तब यहाँ पे क्या आवेश मानेंगे, तब इस पर निकालेंगे, तब गोली चालक पर विभव, गोली चालक पर विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R। R की जगह कितना दे रहा है, A, इतने वोल्ट। क्लियर। विभव का मात्रक क्या होता है, ये होता है बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव। आप पता है आपको, वैद्युत विभव चैप्टर में आपने कंप्लीट किया था। अब इसके बाद निकालेंगे यथा चालक की धारिता। C बराबर क्या पड़ा है, Q अपॉन V। C बराबर Q, V की वैल्यू रखेंगे, V का मान दे रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन A। Q से Q कैंसिल, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और ये A ऊपर चला जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू A, इतने फैरड। और इसका एक और अपना मात्रक होता है अथवा कूलाम प्रति वोल्ट। कूलाम प्रति वोल्ट। क्लियर। तो फिर से एक बार देख लो। माना एक विलगित गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या स्मॉल a है, किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। विलगित गोली, इस पर +q कूलाम आवेश देने पर आवेश, संपूर्ण आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। क्लियर। तथा जब हम इसके पृष्ठ पर वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए हम +q कूलाम आवेश को इसके केंद्र पर रखा हुआ मान लेते हैं, तब +q कूलाम आवेश के कारण विलगित गोली चालक का वैद्युत विभव V बराबर निकाल लेंगे ये। फिर इसके बाद चालक की धारिता का ये फार्मूला लगा देंगे। क्लियर, सिंपल है, लिखो। अब इसमें एक और चीज़ लिख लो, यदि माध्यम क्या हो, निर्वात अथवा वायु हो। यदि माध्यम निर्वात अथवा वायु हो, तब k = 1, अतः वायु संधारित्र की धारिता, अतः वायु में, या डायरेक्ट लिख लो C0, नॉट का मतलब वायु है, कोई माध्यम नहीं है, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ k की जगह क्या लिख देंगे 1, और आ जाएगा 1a। ठीक है। अब यहाँ पे निकालेंगे, अर्थात देखो इनको आपस में डिवाइड कर दो, C/C0। तो जो C था वो कितना था, 4 पाई एप्सिलॉन 0 के A, 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू A, और अपॉन में क्या दे रहा है, ये रखेंगे C0 का मान। C0 के सामने 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू A, के इसमें नहीं है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 से 4 पाई एप्सिलॉन 0 कट जाएगा, A से A कट जाएगा, तो C/C0 जो होगा वो कितने के आ गया, के। C बराबर क्या आ जाएगा, KC0। ठीक, तो लिखिए, थ्योरी लिखिए। माना एक विलगित गोली चालक, माना एक विलगित गोली चालक, माना एक विलगित गोली चालक जिसकी त्रिज्या, माना एक विलगित गोली चालक जिसकी त्रिज्या स्मॉल a, जिसकी त्रिज्या स्मॉल a है, किसी ऐसे माध्यम में स्थित है। माना एक विलगित गोली चालक जिसकी त्रिज्या स्मॉल a है, किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है, किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है, जिसका परावैद्युतांक k है। इस पर +q कूलाम आवेश देने पर
इस पर प्लस क्यू कूलाम आवेश देने पर, प्लस क्यू कूलाम आवेश देने पर यह इसके आवेश इसके पृष्ठ पर, प्लस क्यू कूलाम आवेश देने पर आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इसके पृष्ठ पर वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए, रुक जाओ पहले फिगर बना लो। फिगर बनाने के बाद देख लो क्या लिखना है, समझ लो पहले क्या लिखेंगे। इसके पृष्ठ पर वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए, वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए प्लस क्यू कूलाम आवेश को इसके केंद्र पर रखा हुआ मान लेते हैं, तब गोली चालक पर वैद्युत विभव ये हो जाएगा पूरा, फिर नोट कर लेंगे। तो पहले फिगर बना लो, उसके बाद यह नोट कर लो, पूरा नोट कीजिए। नेक्स्ट जो हेडिंग है वो आपकी है आवेशित, आवेशित चालक की वैद्युत स्थिति ऊर्जा, चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब देखो समझिए, जैसे कोई चालक है, ठीक, ये कोई चालक घनाभ हो गया, कुछ हो गया, इस पर अभी कोई आवेश घन हो गया, इस पर कोई आवेश नहीं है, क्लियर। अब इसको हम आवेश देंगे, पहला आवेश छोटा सा आवेश दिया तो हमें कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा, वैद्युत के रूप में कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्यों, किसके विरुद्ध, वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें कोई कार्य करना क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने पढ़ा है बल बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r²। अब जो हम दे रहे हैं वो मान लिया Q1 है और इसमें जो है वो है 0, तो Q2 की जगह रख दिया 0। तो जब यहाँ 0 रखेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब हमें कोई कार्य करना। अब इसमें हमने एक छोटा सा आवेश दे दिया dq, ठीक। अब इसको हमें आवेश और देना, फिर अब दूसरा भाग दे रहे हैं, तो अब इस पर ये आवेश हो गया, तो दूसरा आवेश देंगे तो इस पर क्या करेगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो इसके प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। यह कार्य ही इसमें किस रूप में संचित हो जाएगा, इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो होता क्या है कि जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो किसी चालक को आवेशित करने में कार्य करना पड़ता है। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसको आवेश देने में, आवेशित करने में हमें कार्य करना पड़ता है। यह कार्य उसमें किस रूप में संचित हो जाता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यही कार्य चालक में क्या होता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो कैसे क्या लिखेंगे कि जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो चालक को आवेशित करने में कार्य करना पड़ता है जो उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में या वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। लिखो पहले इतना, जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है, जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है, आवेशित किया जाता है, आवेशित किया जाता है तो आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है।
तो आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है, कुछ कार्य करना पड़ता है जो उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जो उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जो उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जो उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। क्लियर? लिखो इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में, इन्वर्टेड कॉमा में चालक को आवेशित करने में किए गए संपूर्ण कार्य को, चालक को आवेशित करने में, चालक को आवेशित करने में किए गए संपूर्ण कार्य को ही, चालक को आवेशित करने में किए गए संपूर्ण कार्य को ही, संपूर्ण कार्य को ही आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमा बंद कर लो। अब देखो क्या है कि हमने माना किसी चालक को कैपिटल ए स्मॉल क्यू कूलाम प्लस के क्यू कूलाम आवेश दिया गया, जिससे कि उसका विभव बढ़कर कितना हो गया, V हो गया, शून्य से बढ़कर V हो गया। जब हम इसका प्लस क्यू कूलाम आवेश हम क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में देते हैं। भाई अब बैटरी को चार्ज करते हैं, बैटरी का चार्ज का मतलब क्या होता है, आवेश तो होता है, चार्ज को हिंदी में तो आवेश कहते हैं। तो चार्जिंग का मतलब क्या हो गया, आवेशीकरण, मतलब उसको आवेशित करना। डिस्चार्ज है मतलब उस पर कोई आवेश, जैसे आपकी 0% बैटरी है मोबाइल की, तो इसका मतलब क्या है, वो डिस्चार्ज है, उस पर कोई आवेश नहीं है। अब उसको चार्जिंग में लगाते हो तो क्या होता है, डायरेक्ट 100% तो हो नहीं जाता है। कैसे होता है, पहले 0 से +1 पहुँचेगा, फिर 2 पहुँचेगा, इस प्रकार बढ़ेगा। तो धीरे धीरे आवेश बढ़ता है, डायरेक्ट तो है नहीं कि तुरंत अपने गए और उसको दे दिया, काम खत्म, पूरा 100%, धीरे धीरे चार्ज होती है। तो सेम हम जब प्लस क्यू कूलाम आवेश उसको देना चाहते हैं तो प्लस क्यू कूलाम आवेश उसको कैसे दिया जाएगा, धीरे धीरे दिया जाएगा। क्लियर? तो जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो आवेशित करने में हमने क्या किया, माना प्लस क्यू कूलाम आवेश को अत्यंत छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके दिया जाता है चालक को। जब इसका पहला भाग दिया गया, किसी चालक को इसका पहला भाग दिया गया, तब उसमें पहले से कोई आवेश उपस्थित नहीं था, अर्थात ये DQ आवेश देने में कोई कार्य करना नहीं पड़ा। क्यों नहीं करना पड़ा, बताया, बल बराबर 0, वैद्युत बल बराबर, तो वैद्युत स्थिति ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, 0, तो कोई कार्य करना नहीं पड़ा। लेकिन अन्य भाग देने पर हमें क्या करना पड़ता है, इस बल के विरुद्ध पहले से उपस्थित आवेश द्वारा लगाए गए प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ता है। अब हमने क्या किया, माना प्लस क्यू कूलाम आवेश देने पर इसका विभव कितना हो गया, कैपिटल V हो गया, तो इसका निकाल लेंगे औसत विभव, औसत विभव। अब औसत विभव की बात करें तो औसत विभव जो होगा, पहले कितना था 0, बाद में कितना हो गया, और 2 संख्याओं का औसत निकालने के लिए 2 से भाग देते हैं, 3 संख्याओं का निकालने के लिए 3 से भाग देते हैं, तो ये कितना हो गया, V बटे इतने वोल्ट। क्लियर? इसके बाद निकालेंगे अतः किया गया कार्य, अतः चालक को आवेशित करने में आवेशित करने में किया गया कार्य, किया गया कार्य क्या, W बराबर होता है आवेश इंटू औसत विभव। W बराबर आवेश कितना है, Q, औसत विभव कितना आया, V/2 आया। तो इस पर जो आ गया कार्य बराबर हो गया 1/2 Q इंटू V इतने जूल।
क्लियर। यह कार्य ही क्या होगा, यह कार्य ही चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है, ऊर्जा U है। अतः U बराबर क्या होता है, यही होगा। ये स्थिति ऊर्जा तो किया गया कार्य, तो क्या वैद्युत स्थिति ऊर्जा है, तो इसकी जगह W की जगह लिख देंगे U बराबर 1/2 Q इंटू V इतने जूल। क्लियर। अब यदि यह लिखेंगे चूंकि Q बराबर आपने पढ़ा था C इंटू V, अतः U बराबर 1/2 Q की जगह कितना रख देंगे CV, और इंटू में क्या दे रहा है V दे रहा है, तो यह हो जाएगा कितना U बराबर हो गया 1/2 C इंटू V स्क्वायर इतने जूल। तो एक तो फार्मूला आपका यह प्राप्त हुआ, दूसरा आपका फार्मूला यह प्राप्त होगा। तीसरे फार्मूलों की बात करते हैं, लिखेंगे चूंकि C बराबर आपने पढ़ा है Q/V, V बराबर पढ़ा है आपने Q/C। देखो C बराबर था Q/V, तो V इधर जाएगा, C नीचे आएगा, तो V बराबर क्या हो जाएगा Q/C। क्लियर। चूँकि V बराबर Q/C, अतः U बराबर 1/2 यहाँ दे रहा है C इंटू Q/C, तो यहाँ पे क्या रखेंगे V की जगह Q/C। स्क्वायर है C का, V का स्क्वायर है, तो इनका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो U बराबर 1/2 Q स्क्वायर, इससे एक C कैंसिल हो गया, तो आ गया इतने C, ठीक, इतने जूल। अब इसको एक बार फिर से देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ें। क्या किया गया, जब किसी चालक को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है, किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य क्या होता है, उसकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा कहलाती है। ठीक। अब हमने क्या किया, माना किसी चालक को +Q कूलाम आवेश दिया जाता है, जिससे कि उसका विभव बढ़कर कितना हो जाता है, 0 से बढ़कर V हो जाता है। यह +Q कूलाम आवेश चालक को अनेक छोटे छोटे भागों में विभाजित करके दिया जाता है। जब हम इस आवेश का पहला भाग देते हैं, तो उसमें आवेश पहले से कोई आवेश उपस्थित नहीं था, अर्थात हमें कोई वैद्युत बल उसमें कार्य नहीं किया, मतलब कोई कार्य करना नहीं पड़ा। बल जब 0 था तो कार्य भी क्या हो गया, 0। जब हम आवेश का दूसरा भाग देते हैं, तो पहला भाग दे चुके हैं, तो पहले से उपस्थित आवेश के विरुद्ध हमें क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, जो उसकी स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो ये अब धीरे धीरे छोटे छोटे भागों में दिया, जिससे उसका विभव क्या हुआ, धीरे धीरे बढ़ता चला गया। अब माना उसको कितना आवेश दे दिया, पूरा +Q कूलाम आवेश देने पर यदि उसका विभव कितना हो जाए, कैपिटल V, तो उसका निकाल लिया औसत विभव। तो दो संख्याओं का औसत निकालते हैं, जैसे 4 और 2 का औसत निकालोगे तो 4 और 2 को जोड़ के 2 का भाग दे दोगे। 3 संख्याओं का औसत निकालते हैं तो तीनों संख्याओं को जोड़ के 3 का भाग देंगे। 5 संख्याओं का औसत निकालते हैं तो 5 संख्याओं को जोड़ के 5 का भाग देंगे। तो यहाँ 2 है, पहले था 0, फिर है V, तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दिया। क्लियर। ये आ गया इस प्रकार। अब इनको आवेशित करने में किया गया कार्य बराबर होता है आवेश इंटू औसत विभव आएगा। ठीक है, विभव बराबर ही तो पढ़ा है, कार्य V बराबर पढ़ा था क्या, W/Q। Q इधर चला गया तो W बराबर V इंटू, बस यहाँ पे V क्या है, औसत विभव है, V की जगह औसत विभव रखेंगे, तो आवेश इंटू औसत विभव, आवेश है Q, औसत विभव आ गया V/T2, 1/2 ये बाहर कर दिया, Q इंटू V, इतना आ गया कार्य। और यह कार्य ही क्या है, चालक की वैद्युत स्थिति ऊर्जा U है, अतः U बराबर आ गया, फार्मूला रख के सॉल्व कर लिया। क्लियर। लिखो, जहाँ तक लिख लिया था उसके बाद आगे उसके लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके। को माना किसी चालक को +Q कूलाम आवेश, माना किसी चालक को +Q कूलाम आवेश
माना किसी चालक को प्लस q कूलाम आवेश देने पर उसका विभव प्लस q कूलाम आवेश देने पर उसका विभव कैपिटल V हो जाता है। प्लस q कूलाम आवेश देने पर उसका विभव शून्य से उठकर कैपिटल V हो जाता है। ठीक गया? क्लियर? देखो, इस आवेश को अनेक छोटे छोटे भागों में अनेक छोटे छोटे भागों में विभाजित करके दिया जाता है। इस आवेश को अनेक छोटे छोटे भागों में विभाजित करके दिया जाता है। छोटे छोटे भागों में विभाजित करके दिया जाता है। क्लियर? इसके बाद लिखेंगे जब आवेश के पहले भाग को चालक को देते हैं, जब आवेश के पहले भाग को चालक को देते हैं, तब हमें कोई कार्य करना नहीं पड़ता। किंतु अन्य भाग देने पर चालक में पहले से उपस्थित अन्य भाग देने पर चालक में पहले से उपस्थित आवेश के विरुद्ध आवेश के प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। क्लियर? तथा आवेश का अंतिम भाग देने पर उसका विभव शून्य से उठकर कैपिटल V हो जाता है। उसका विभव शून्य से उठकर कैपिटल V हो जाता है या बढ़कर कैपिटल V हो जाता है। देखो, अर्थात पूरा नोट कर लीजिए।